हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज जो है हम पहुंच चुके हैं हमारे 7th डे पे, और 7th डे पे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 7th डे का चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, एंड सिटी मतलब जहां पे उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा डेंसिटी में प्रेजेंट होते हैं। सिंपली सिटी मतलब शहर, शहर का मतलब जहां लोग डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो यहां भी जहां पे चार्जेस की सिटी है, चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो बेसिकली यहां हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज और चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्या आएगा, चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज हमने देखे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो चार्ज होते हैं, इन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से दो तीन प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो रूल है वो है क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होगा वो पूरा या तो एक होगा या फिर दो होगा या तीन होगा, होल नंबर में होंगे। वो ऐसा नहीं है कि आधा चार्ज हमने ले लिया है, पौना चार्ज हमने किसी से ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चार्ज जो है वो होल नंबर की कैलकुलेशन में चलते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब देखो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलाम। ठीक है, कोलाम एक नाम, एक साइंटिस्ट का नेम था, उसके रेस्पेक्ट में, उसके ट्रिब्यूट में देखा गया है। एक कोलाम जो होता है उसके अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलाम चार्ज होता है। और वो जो मैंने बताया क्वांटिसाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कैसे देखा जाता है, Q इज इक्वल्स टू NE, जहां पे Q जो है वो टोटल चार्ज है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब आती है करंट। करंट इज व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस रेट से चार्जेस फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या कहलाती है, एम्पेयर। एम्पेयर इज डिनोटेड बाय ए। तो करंट का जो फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है वो आ जाता है Q इज इक्वल्स टू आई टी, मतलब सॉरी I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, बिकॉज करंट इज डिनोटेड बाय I, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, टाइम इज डिनोटेड बाय T। सो ये फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो हम इसको पता है कैसे याद रखते हैं, Q इज इक्वल्स टू आई थी। तो इसकी एक राइम बन जाई थी, क्यों आई थी, मैंने नहीं बुलाई थी, तू ही चली आई थी। तो क्या आ गया, क्यों आई थी। तो क्यों आई थी ये एक याद करने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो एक एम्पेयर करंट की डेफिनेशन आपसे जनरली पूछी जाएगी कि एक एम्पेयर करंट क्या होता है। तो एक एम्पेयर करंट जो होता है वो होता है एक कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। मतलब द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यहां से डेफिनेशन है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पेयर। और इसके अंदर दो यूनिट होती है, एक तो होती है मिली एम्पेयर, एक होती है माइक्रो एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर, एंड 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। ठीक है, और करंट को जो है एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एमीटर, और एमीटर का सिंबल ये होता है। इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में हम जो है आगे एक पूरी टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एमीटर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज, या आप एमीटर को कैसे प्लेस करोगे एक सर्किट के अंदर। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर्ड एज द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसको यूं बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है कि व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, फर्स्ट करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वो चीज है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल कि यहां मेरे पास बहुत सारा पानी है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ पानी नहीं है, तो पानी ऊपर से क्या होगा कि नीचे की तरफ जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन पे जाएगा। तो यहीं पे क्या होता है कि चार्जेस का जो कंसंट्रेशन होता है उसको छेड़खानी की जाती है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी
डेंसिटी बढ़ा दी जाती है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दी जाती है, तो चार्जेस अपने आप फ्लो होने लग जाते हैं। तो वो डेंसिटी बढ़ाने का घटाने का काम कौन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है? जो आपके इलेक्ट्रिक सेल्स आपने देखे होंगे, बैटरीज जिन्हें बोलते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस का काम करते हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक चार्ज है, उस चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेके जाने में मेरे को 1 जूल वर्क हुआ, 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में, सॉरी हाँ, 1 कूलम चार्ज को लेकर के जाने में जो मेरा वर्क डन हुआ वो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। आगे बात समझ में? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे नापा जाता है? वोल्टमीटर से, ठीक है। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हो। क्वेश्चन ये बनता है कि वोल्टमीटर सर्किट में कहां प्लेस होता है? वोल्टमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द क्या नाम से इलेक्ट्रिक डिवाइस, और उसको पैरेलल में किस लिए रखा जाता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसका सिंबल ये बन जाता है। तो सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज flow from higher potential to lower potential. Potential between 2 points end of the conductor can be maintained by connecting 2 ends with 2 terminals of the cell and battery, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन, एक नंबर में 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन, 1 वॉट की डेफिनेशन, ये जरूर पूछी जाएंगे, तो ये डेफिनेशंस को आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बेसिकली क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीजें होती है, मतलब पेपर पे ड्रॉ जो किया जाता है उसको, वही इलेक्ट्रिकल सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल का दे रखा है, एक बैटरी का दे रखा है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक प्लग की ओपन दे रखी है, मतलब यहाँ पे ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये प्लग की क्लोज है, ठीक है। एक वायर का ज्वाइंट दे रखा है। इस वायर के ज्वाइंट के बाद हमें यहाँ देखो वायर बिना ज्वाइंट के क्रॉस कर रहे हैं, वो दे रखा है। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे डिनोट किया जाएगा? रजिस्टर को कैसे डिनोट किया जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट जिसे बोलते हैं उसको कैसे डिनोट किया जाएगा वो बता रखा है। इसके बाद एमीटर कैसे बताया जाएगा, वोल्टमीटर कैसे दिखाया जाएगा। मैंने बोला था कि तुम्हें वोल्टमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार मैं दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे, दैट इज ओम्स लॉ। सर जॉर्ज सिमन ओम ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और उन्होंने ये देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में, भले वो ऐसे बने कि भले वो ऐसे बने, लेकिन जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है वो ये शो करती है कि जिन भी दो फैक्टर के बीच में आप रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हो वो दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल बोले तो अगर मैं I को बढ़ा रहा हूं तो V बढ़ रहा है, V को बढ़ा रहा हूं तो I बढ़ रहा है, घटा रहा हूं तो घट रहा है, बढ़ा रहा हूं तो बढ़ रहा है, तो ये चीज होती है। तो वहां से एक रिलेशनशिप निकल के आई कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR के बराबर होता है, जहां पे V तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो गया? करंट, एंड R क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो इसी को इन्होंने मैथमेटिकली बताया कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वो सब चीजें यहां पे आ गई, ठीक है। अब यहां से एक फैक्टर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की वो क्या है? ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का जब 1 एम्पेयर करंट में जाएगा तो 1 ओम प्रोड्यूस करेगा। मतलब जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट है यहां से यहां तक, इन दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से यहां तक 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पूरे डिवाइस का यहां से लेकर के यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम माना जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें एक ओम्स लॉ के बारे में पता पड़ता है, एक रिलेशनशिप पता पड़ती है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस था जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसका फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता, एक तरह का डिवाइस होता है जिससे आप उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। वो कौन से हैं? पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है टेम्परेचर, एंड चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं, ये फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। और ये नेचर ऑफ द मटेरियल तो आप जानते ही हो, अगर मैंने सिल्वर का वायर लिया तो उसका रेजिस्टेंस तो बिल्कुल
बिल्कुल लो है। उसके बाद कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है सिल्वर के कंपैरिजन में, लेकिन दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एल्यूमिनियम थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है सिल्वर और कॉपर के मुकाबले, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस कम ही होता है, इसलिए हम सिल्वर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि महंगा होता है। कॉपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर चीप होता है लेकिन इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है। एल्यूमिनियम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारे घर के बाहर जो वायर्स लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का तार जो होता है वो हल्का भी होता है और उसके अंदर इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो दूर तक करंट ले जाने के लिए सक्षम होता है। कॉपर के वायर की दूर तक ले जाने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है और इतने बड़े बड़े कॉपर के वायर थोड़ा ज्यादा महंगे पड़ते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का वायर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, क्या हमारे को एक रिलेशनशिप दिया गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इन दोनों को कंबाइन किया तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो यहाँ पे एक रियोस्टेट दे दिया गया। रियोस्टेट क्या होता है, सॉरी रियोस्टेट क्या है, रो दे दिया गया एक साइन। रो जो है कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी बोले तो ऐसा मटीरियल जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। मतलब वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। अगर हमने सपोज करो कोई भी एक मटेरियल लिया तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन उसका लेंथ और एरिया चेंज करने के बाद उसका क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो ये R इक्वल्स टू रो L अपॉन A जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है वो क्या आ जाती है, ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ एंड एरिया। जैसे मैंने तुम्हें बताया रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के साथ चेंज नहीं हो रही है, बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। तो हर एक जो रेजिस्टर है, रेजिस्टिविटी है, उसको एक टेम्परेचर तक ही माना जाता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटल एंड अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे जिनके अंदर हमने मेटल्स और अलॉयज के बारे में पढ़ा था, उसमें यही देखा था कि अलॉयज जो है वो एज अ गुड इंसुलेटर, सॉरी रेजिस्टर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते, इसलिए होते हैं, ठीक है। और इसलिए उनको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। कॉपर एल्यूमिनियम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में काम आते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इसके बाद हम आगे देखें, आगे देखने दो ना मेरे भाई। अच्छा, अब क्या होता है कि अलग अलग रजिस्टर को हम अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे। रजिस्टर्स को हम सीरीज में भी जोड़ेंगे और रजिस्टर को हम पैरेलल में भी जोड़ेंगे। सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब एक एंड और दूसरा एंड दोनों एक कॉमन पॉइंट से नहीं जुड़े होते हैं। ये अगर ए से जुड़ा हुआ है तो ये बी से जुड़ा हुआ है, इसका बी से जुड़ा हुआ है तो इसका सी से जुड़ा हुआ है, ये सी से जुड़ा हुआ है तो ये डी से जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से नहीं कनेक्टेड हैं तो वो क्या होता है कि वो किस में कहलाता है, सीरीज में कहलाता है। अब सीरीज में पता है एक बात होती है, किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें जो करंट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। करंट जो है वो सेम रहेगा, मतलब अगर इसके अंदर I करंट आ रहा है तो इसके अंदर भी I आएगा और इसके अंदर भी I करंट ही आएगा। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला निकला कि अगर हमें इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। इस तरह से हमको क्या करना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी सीरीज कॉम्बिनेशन में, व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। अगर 3 रजिस्टर है तो तीनों रजिस्टर का सम टोटल मिला के वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, और इसमें क्या हो रहा है, करंट सब जगह पे क्या है, सेम, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज। तो क्या होगा, वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसी रीजन की वजह से हम इसको डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है कि हर अप्लायंस को पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। हर अप्लायंस को अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, यहाँ पे एक ही तरह का इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो वो फूक जाएंगे। इसके बाद टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वेस्ट होगी। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम निकाला पैरेलल। अब तुम देखो ये अगर ए से कनेक्टेड
है और ये बी से कनेक्टेड है, तो बाकी अदर भी क्या है, ए और बी से ही कनेक्टेड है। तो तीनों रजिस्टर क्या क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो यहां क्या होता है, देखो तुम कि यहां पे अगर आई करंट है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, तो किरचॉफ साइंटिस्ट ये कहता है कि यहाँ जो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो तीनों के सम के इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज कि जैसा हमने यहाँ पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ओवरऑल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा फ्रैक्शनली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो V अपॉन मतलब 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3, और हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। जो सबसे छोटा रेजिस्टर होगा उससे भी कम ही रेजिस्टेंस मिलेगा, पहली बात तो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। सम के बारे में बता दिया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके बाद इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को क्या चाहिए, सेम वोल्टेज चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज है वो पैरेलल में कम हो रहा है, और हमारी दोनों रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग करंट की और सेम वोल्टेज की वो फुलफिल हो रही है। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या किया जाता है, डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यही बता दिया कि पैरेलल सर्किट्स में क्यों यूज किया जाता है, कि हर जो सर्किट होता है उसका सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब सेम टाइम पे अलग अलग अप्लायंस जो है उसको करंट की नीड होती है, तो वो करंट, और ईच ऑपरेटर वेरियस सीरीज स्टॉप वर्किंग व्हेन अप्लायंस। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक सर्किट में अगर एक जो अप्लायंस है सीरीज में वो बंद हो गया तो सारे अप्लायंसेस भी क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है समझना। जैसे ही एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है। अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है किसमें, हीट की फॉर्म में। वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसमें फॉर्म कन्वर्ट होती है, हीट की फॉर्म में। तो हीट जो है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे दिया जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिनोट किया जाता है H बराबर I²RT से। ठीक है, कैसे कि हीट जो होती है वो एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। ठीक है, जितनी पावर है उसको जितने टाइम तक यूज किया गया है तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब वर्क डन जो पावर होता है उस पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो VIT। अब V की जगह पे हमने क्या लगा दिया, IR, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, IR है। देखो जो ही एनर्जी है वो किसके बराबर है, हीट के बराबर है, तो एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी, और P की जगह क्या लगा दिया, VI इंटू टी, और V की जगह क्या लगा दिया, IR इंटू I इंटू टी। तो ये क्या हो गया, I²RT। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनने के बाद क्या होता है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो करंट है, जो हीट है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, वो प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और वो प्रोपोर्शनल है जितने टाइम के लिए उसके अंदर करंट जा रहा है उसके। तो हीटिंग जो होती है, ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मॉनिटर, CRT, टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। यहाँ पे उनका मतलब बहुत वो है, बहुत बुरे इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बल्ब जो होता है वो फिल्ड होता है इनएक्टिव गैसेस से, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, जिससे क्या होता है कि जो फिलामेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट से काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर एक अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तब तक वो सही रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा करंट जाएगा तो उसके अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने से वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने से वो जो तार होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे वो तार ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट जो है टूट जाएगा। टूटने के बाद वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बोले तो एक हमारा डिवाइस कितना कंजप्शन लेता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका फॉर्मूला होता है P = VI। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और एक वॉट जो होता है वो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट जो होती है वो kWh होती है, मतलब किलोवाट हार, जिसे हम एक यूनिट भी बोलते हैं। और 1 किलोवाट हार जो होती है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है।
ठीक है। जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और डोमेस्टिक सर्किट की रेटिंग की एप्लीकेशंस क्या होती है, उसका वोल्टेज, उसका वोल्टेज और उसकी रेटिंग जो है हमारे लिए अलग अलग तरह से काम करती है। हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट का करंट आता है, 220 वोल्ट 55 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आता है, ये हमारे यहाँ पे है। यूएसए के अंदर 110 वोल्ट का करंट आता है और 110 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है कि वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर होता है, और उसके अंदर रेटिंग होती है कि जो वैल्यू है वोल्टेज और वोल्टेज की वो अप्लायंसेस के साथ ली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, मतलब वो अप्लायंस किस तरह से कम पावर को कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन है, भरो लपक के, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से बेटा।